इस वीडियो में हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो एचटीएमएल है कि हम एचटीएमएल का कोड जो है वो कैसे रन करते हैं और एक वेबसाइट प्रोजेक्ट के अंदर एचटीएमएल की क्या यानी कि इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले जो है हम अपना एक कोड एडिटर को ओपन करेंगे, उसके इंटरफेस को समझेंगे, उसका इंटरफेस कैसा है। तो सबसे पहले जो हम समझने वाले हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो हमारे पास ओपन सोर्स टूल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जो कि लाइट वेट होने के साथ साथ जो है फास्ट भी है और आपको डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी टूल्स ज़रूरी होते हैं वो तमाम इसमें अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आप अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो है डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हो, तो फर्स्ट टाइम जब आप ओपन कर रहे होते हो तो आपको इस तरह एक वेलकम टैब शो होती है। तो यहाँ पे आपको एक विंडो के साथ यानी कि एक सॉफ्टवेयर का जो विंडो होता है उसके अलावा उसमें डिफरेंट टैब शो होंगी। जैसे यहाँ पे आपको एक वेलकम टैग शो हो रहा है, टैब शो हो रहा है जैसे ब्राउजर में हमें शो होता है। तो सेम ऐसे ही हमें टैब शो होंगी। आप हर टैब को क्लोज कर सकते हो और दोबारा से अगर प्रीव्यू करना है तो उस टैब को दोबारा से ओपन कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं है। तो इनिशियली हमारे पास जो है वेलकम टैब ही ओपन होगी, यानी कि जब भी आप ओपन करोगे, अगर कोई प्रोजेक्ट और कोई प्रोजेक्ट फाइल अगर आपने प्रीवियसली क्लोज करने से पहले ओपन नहीं की है तो आपको वेलकम स्क्रीन का टैब ही शो होने वाला है। अब इस वेलकम स्क्रीन के अंदर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं, जैसे वॉक थ्रू है। अगर आपका कुछ भी इंस्टॉलेशन है, कुछ पैकेजेस वगैरह हैं जो कि अपडेट होने वाले हैं, कुछ किसी भी किस्म के नोटिफिकेशन है, वो आपको यहाँ पे वॉक थ्रू में मिलेगा। इसके अलावा जो है अगर कुछ इनिशियल यानी कि बटन्स होते हैं जो कि आपको स्टार्ट में मिलेंगे, जिससे कि न्यू फाइल क्रिएट करना, ओपन फोल्डर करना, क्लोन गिट रिपॉजिटरी, कनेक्ट टू। न्यू फाइल का मतलब ये है आप एक कोडिंग की न्यू फाइल बना सकते हो। जैसे कि अगर आपने एचटीएमएल की फाइल बनानी है तो इसकी हेल्प से आप न्यू फाइल जनरेट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फोल्डर बना हुआ है, जो प्रोजेक्ट फोल्डर बना हुआ ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब ये आप फोल्डर ओपन कर सकते हो, फाइल ओपन नहीं कर सकते। और एक सेकेंड रुके, हम ओके, तो हम इसके ज़रिए फ़ाइल भी ओपन कर सकते हैं और फ़ोल्डर दोनों ओपन कर सकते हैं। तो आइकन में तो जस्ट फ़ोल्डर का आइकन शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास है फ़ाइल और फ़ोल्डर दोनों हम ओपन कर सकते हैं। कनेक्ट टू क्लोन टू गिटहब रिपॉज़िटरी, ये बेसिकली हमारे पास हमारे वर्जन कंट्रोल्स होते हैं, यानी कि गिट रिपॉज़िटरी का उन्होंने बोला है कि आप गिट के जो फॉर एग्ज़ाम्पल रिपॉज़िटरी है हमारे पास, अगर ऑनलाइन हमारे पास क्लाउड में डेटा पड़ा हुआ है, कोड है लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट कोड लिखा, अगर वहां से आप डायरेक्टली कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी फीचर अवेलेबल है। आपको फिजिकल कंप्यूटर के अंदर जो है फाइल जनरेट करने की जरूरत नहीं आएगी। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। कनेक्ट टू रिमोट डेवलपमेंट वर्कस्पेस, तो ये बेसिकली ये इस तरह कनेक्ट वर्किंग करता है कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, कोई भी और यानी कि डेवलपर पार्टनर है जिसके जिसके पास यानी कि कोड की फाइल है और वो आपको कोड की फाइल शेयर नहीं करना चाहता, यानी कि पैकेज फाइल शेयर नहीं करना चाहता, जस्ट आपको प्रीव्यू करके दिखाना चाहता है कि आप उससे कनेक्ट हो पाए और वो फाइल जितनी भी है उसके कंप्यूटर में रहे, जैसे आप एक्सेस करके उसको एडिट कर लो। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कनेक्शन बिल्ड करना होता है, तो यहाँ से हम कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं इसकी हेल्प से। नीचे आपको रिसेंट्स के ऑप्शन शो हो रहे होंगे। रिसेंट का मतलब ये जो भी आपने प्रीवियस प्रोजेक्ट ओपन किए हैं और क्रिएट किए हैं आपने वीएस कोड में की हेल्प से, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ताकि आप उसको इजीली एक्सेस कर पाओ, जो भी आप फ्रीक्वेंटली प्रोजेक्ट यूज कर रहे हो या डेवलप कर रहे हो। तो ये बेसिकली उसका है। इसके अलावा जो है आपको टॉप पे जो है कुछ मेन्यू बटन्स भी मिल जाएंगे, जैसे फाइल का है, इसमें आप न्यू टेक्स्ट फाइल जनरेट कर सकते हो, न्यू कोडिंग फाइल जनरेट कर सकते हो, न्यू विंडो ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप, ये हमारे पास एक विंडो ओपन है, तो अगर हम न्यू विंडो ओपन करें तो ऐसी सेम विंडो हमें ओपन हो जाएगी सेपरेटली, जिसके अंदर दोबारा से हमें वेलकम स्क्रीन शो होगी। तो ये बेसिकली हम सॉफ्टवेयर का जो है वीएस कोड का जो है सेपरेट विंडो एक ओपन कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट ओपन करके देख सकते हैं। तो एट ए टाइम हम मल्टीपल विंडो जनरेट कर क्रिएट करके मल्टीपल प्रोजेक्ट की फाइल को प्रीव्यू कर सकते हैं, उसमें हम कोडिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन भी हैं। ओपन है, ओपन फोल्डर है, ओपन वर्कस्पेस फ्रॉम फाइल है, ओपन रिसेंट्स है, ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस है, सेव वर्कस्पेस एज है, डुप्लीकेट वर्कस्पेस है। तो वर्कस्पेस बेसिकली बोला जाता है आपके इन्वायरमेंट को, आपने जो जो चीज़ें सेट की होंगी वैसे उसको यानी कि वो सेव कर लेगा। तो ये बेसिकली आपका वर्कस्पेस है, इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। तो वो हम देखेंगे बाद में हम कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हमारा इतना ही यानी कि काम है।
अब हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं, तो फिर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको फिर हम ओपन करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने सिस्टम फाइल के अंदर आना होगा, यानी कि जो आपके सिस्टम फाइल है, हार्ड डिस्क है, यानी कि सी ड्राइव हो गया, डी ड्राइव हो गया, आपने उसमें आना, क्योंकि मैं यहाँ पे मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास जनरली विंडोज़ का होगा, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टाइप के फ़ोल्डर शो हो रहे होंगे। तो ये समझ लें कि जो वर्क स्पेस नाम का फ़ोल्डर है, ये मेरा डी ड्राइव है। तो इसको इस तरह आप समझ लो, डी ड्राइव या ई ड्राइव है। आपने सी ड्राइव के अंदर अपने प्रोजेक्ट फाइल नहीं बनाने, क्योंकि सी ड्राइव अगर करप्ट हो जाएगी तो आपके जो प्रोजेक्ट फाइल हैं वो डिलीट हो सकते हैं, और वहाँ पे मेमोरी का भी इशू हो सकता है। अगर आप सी ड्राइव फुल हो जाती है तो आपका सिस्टम स्लो होने का डर है वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम प्रोजेक्ट फाइल में जाते हैं, तो यानी कि मेरी एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी है जहाँ पे मैं अपने कोडिंग के प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ। तो यहाँ पे हम एचटीएमएल पर आते हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंट फोल्डर देख सकते हो। हम यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाते हैं, इसका हम नाम रखते हैं HTML5। तो ये हमने नाम रखा है HTML5 का। अब इसको फोल्डर को VS कोड में ओपन करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। या तो आप इसको ड्रैग करके VS कोड में ओपन कर लो, तो आप देख सकते हो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। इसके अलावा जो है, अगर हम यहाँ से ओपन करना चाहें, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। इसके अलावा फिर हम मूव करेंगे जहाँ पे हमने फाइल बनाई है, प्रोजेक्ट HTML और HTML5। इसको हमने जस्ट ओपन करना है, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो एक्सप्लोर के अंदर जो फोल्डर हमने ओपन किया होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आप देख सकते हो हमारे पास एक्सप्लोर टैब ओपन हो चुका है, साथ में वेलकम स्क्रीन भी आ चुका है। तो अगर हम अब चाहें तो वेलकम स्क्रीन को, यानी कि वेलकम टैब को हम क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हो, क्योंकि अब हमें ज़रूरत नहीं है वेलकम स्क्रीन की, वेलकम टैब की, क्योंकि हमारे पास फोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे एक्सप्लोर के अंदर हमें चार बटन शो हो रहे हैं बेसिकली। पहला बटन है न्यू फाइल जनरेट करने का, सेकंड है न्यू फोल्डर जनरेट करने का, थर्ड है रिफ्रेश एक्सप्लोर करने का, और फोर्थ है कोलैप्स फोल्डर एंड एक्सप्लोर। अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं। न्यू फाइल का मतलब है, अगर आपने न्यू कोडिंग फाइल जनरेट करनी है HTML5 के फोल्डर के अंदर, तो आप यहां से कर सकते हो। जैसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं index.html, तो आप देखोगे जैसे ये फाइल हमारी यहाँ पे जनरेट हुई है, तो यहाँ पे एक न्यू टैब के अंदर ओपन भी हो गई है। इसके साथ साथ अगर हम अपने HTML5 के फोल्डर में देखें, तो यहाँ पर भी एक HTML.index फाइल जो है यहाँ पे सेव हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये जो फोल्डर है यहाँ पे हमारे पास लिंक हो चुका है, कि जो भी हम चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जनरेट करेंगे, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं फोल्डर जनरेट करता हूँ एसेट्स के नाम से, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक एसेट्स नाम का एम्प्टी फोल्डर भी आ चुका है। इस यानी कि पहले बटन से हम न्यू फाइल जनरेट कर सकते हैं, सेकंड बटन से हम फोल्डर जनरेट कर सकते हैं, थर्ड जो बटन है ये बेसिकली रिफ्रेश के लिए। बाजू का जो है आपका सिस्टम स्लो होता है, तो कुछ फाइल और फोल्डर जो होते हैं आपने पहले से जनरेट किए होते हैं और वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे होते, तो उसके लिए आप रिफ्रेश कर सकते हो। अगर वो फाइल नहीं शो रहे होंगे तो अब शो हो जाएंगे। ये मोस्टली यूज़ नहीं होता, लेकिन बाज़ का आपको यूज़ करना पड़ता है। जब आप गिट क्लोन वगैरह यूज़ करो तब आपको यूज़ करना पड़ता है। इसके अलावा जो है कोलैप्स बेसिकली क्या करता है, जो भी आपके फोल्डर्स ओपन है वो आपको क्लोज कर देगा, और आपका एक्सप्लोर भी साथ साथ क्लोज हो जाएगा। जैसे अगर हम कोलैप्स पे क्लिक करते हो, तो आप देखोगे ये फोल्डर का एरो है, ये इस तरफ आ चुका है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है वो उसके अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फाइल हमने जनरेट की स्टाइल डॉट css की। अब आपको ये फाइल प्रीव्यू हो रही है। जैसे मैं इसको कोलैप्स करूंगा, तो अब आपको फाइल प्रीव्यू नहीं हो रही, लेकिन वो फोल्डर के अंदर अवेलेबल है, यानी कि वो क्लोज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आप अपने फाइल और फोल्डर को देख सकते हो भी कौन से आपकी रूट डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स हैं और कौन सी सब फोल्डर्स के अंदर फाइल है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा भी किस फाइल को आपने एक्सेस करना है, किस फोल्डर के अंदर आपने। फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल फोल्डर हैं, यहाँ पे आपने न्यू फोल्डर बनाया, मल्टीपल फोल्डर है, इसमें आपके पास मेन डॉट जीएस का फाइल है और इसमें सीएसएस की फाइल है। आपको बाजुकात आइडिया नहीं हो रहा होता, क्योंकि एक फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर एक सब फोल्डर बनाऊं, तो मुझे उसके लिए सबसे पहले फोल्डर को क्लिक करना होगा, फिर आइकन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मैंने न्यू डॉट सी एस एस बनाई फाइल, ओ सॉरी, तो हमने यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाया और इसके अंदर हमने फाइल बनाई न्यू डॉट सी एस एस। तो बाजुकात आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल है, तो तब हम क्लोज कोलैप्स वाला यूज करते हैं।
फिर हम स्पेसिफिक फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। अब हमें आइडिया है कि इसके अंदर हमारे पास ये style.cs की फ़ाइल है, उसके साथ-साथ हमारे पास न्यू फ़ोल्डर है एक, उसके अंदर एक सेपरेट फ़ाइल है। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि कितनी हमारे पास फ़ोल्डर है और हमारा कोड का जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो जाएगा। हमें हमें अंडरस्टैंड करने में बेहतर हो जाएगा कि कि कौन-सी फ़ाइल हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम बेसिक कोड यानी कि स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइल का जो हम क्रिएट करते हैं, इसमें आपने दो चीज़ें नोट करनी है। जो भी आपने फाइल जनरेट करनी है उसका नेम जो है ना अपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ताकि आपको रीड करने में इजी हो। और उसके बाद जो है उसके नेम के अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल जनरेट कर रहा हूँ और इसके नेम में रख रहा हूँ डेमो स्पेस एच डॉट डेमो फाइल डॉट एच, तो इसके अंदर आप देख सकते हो नेम है, स्पेस है। इस नेम के अंदर जो है स्पेस है। स्पेस का मतलब ये है कि बाज़ का जब हम इस फाइल को एक्सेस कर रहे होते हैं या डिप्लॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी तो आप देख सकते हो हमारे पास कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे, ये कोड हमने लिखा, ये सर्वर में स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेस की बजाय उसने क्या दिया, %20 लगा दिया। हमारे पास तो हमने तो नहीं ऐड किया था, तो लेकिन यहाँ पे तो ऐड है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे हमारे पास %20 फिर फाइल है, डेमो %20 फाइल है। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को स्पेस समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, तो वो एक्स्ट्रा पैरामीटर लगा देता है। तो ऐसे ही जब हम सर्वर पे डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो बाजुका जो है वहाँ पे स्पेस को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, तो फिर हमें एरर शो होते हैं डिफरेंट। एक्सेस पॉइंट के लिए हमारे पास डिफिकल्टी होती है भी किस फाइल में स्पेस है और किस में नहीं है। तो आपने ये चीज़ें नोट करके रखनी है कि अपनी फाइल के अंदर जो है आपने फाइल नेम के अंदर जो है स्पेस नहीं देनी। और इसमें एक सेकंड चीज़ ये समझने वाली है, अगर आप स्पेस दे भी रहे हो तो आप हाइफन यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर अब हम हाइफन यूज़ कर रहे हैं तो आप देखोगे अब हमारे पास ये %20 हटा के हम हाइफन लगाएंगे तो आप देखोगे ये अब नॉर्मल है, यानी कि जो हाइफन हमने लगाया था वही शो हो रहा है। आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि हाइफन की बजाय रीनेम करने से आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो कि आपका जो है अंडरस्कोर भी वर्क करेगा। तो इजीली यानी कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हमें आइडिया है कि हमारी फाइल के अंदर हाइफन हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है, स्पेस नहीं हो सकती, क्योंकि स्पेस जो है ना वो कोडिंग के अंदर जो है ना एक एरर एरर कंसिडर किया जाता है। वो स्पेस वाली चीज़ को ऐसे लेता है कि भाई दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ें हैं कोड के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंपाइलर होता है या कुछ भी कंप्यूटर होता है जो कि अंडरस्टैंड कर रहा होता है किसी चीज़ को, तो स्पेस वाली चीज़ को समझता है कि ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं, क्योंकि उसको आइडिया नहीं होता कि भाई यहाँ पे यूज़र ने स्पेस दी है। तो ये चीज़ें आपने नोट रखनी है कि अपनी फाइल के अंदर जो है अपने स्पेस नहीं देना। अब आप जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फाइल बना रहे हो तो उसके अंदर आपने डॉट के बाद उसका नाम लिखना है। जैसे एचटीएमएल है तो डॉट के बाद हम एचटीएमएल लिखेंगे स्मॉल केस के अंदर। अगर हम सीएसएस की फाइल बना रहे हैं तो डॉट के बाद सीएसएस लिखेंगे। इसको बेसिकली बोला जाता है एक्सटेंशन, कि फाइल की टाइप क्या है। तो फाइल की टाइप जैसे कंप्यूटर के अंदर इमेज होती है तो उसकी उसकी टाइप होती है जेपीजी, उसकी टाइप होती है पीएनजी। तो डॉट फाइल नेम के बाद डॉट लगा होता है, डॉट के बाद उसकी टाइप लिखी होती है। तो हर फाइल के अंदर आपको टाइप लाजमी मिलेगी, सिवाय डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स के। तो डायरेक्टरी एंड फोल्डर्स बेसिकली सेम चीज़ है, डायरेक्टरी भी दूसरा नाम है फोल्डर का। तो फोल्डर के अंदर टाइप नहीं होती, फोल्डर के अंदर जस्ट नाम होता है, और फाइल के अंदर जो होती है वहाँ पर टाइप लाजमी होती है। तो आपको टाइप लाजमी देना पड़ेगा, यानी कि डॉट सी एस एस लाजमी लिखना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपने अंडरस्टैंड करनी है। अब हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एचटीएमएल की बात करें तो एचटीएमएल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। तो इसमें हम टैग्स यूज़ करते हैं। तो आपको हर काम करने के लिए एक टैग मिलेगा जिसको आपने यूज़ करना है। तो टैग जो है वो पेरेंट एंड चिल्ड्रन वे में काम करते हैं, यानी कि एक हमारे पास पेरेंट टैग होगा, उसके अंदर चिल्ड्रन टैग होगा, या उसके अंदर सिबलिंग टैग्स होंगे। यानी कि एक पेरेंट तो लाजमी होगा, अगर पेरेंट है तो उसके चिल्ड्रन होंगे, मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं, और वो चिल्ड्रन का आपस में रिलेशन हो सकता है सिबलिंग्स का। तो ये यानी कि उसमें परफॉर्म होगा। यानी कि सबसे पहले जो हमारा पेरेंट टैग है पूरी फाइल के अंदर जो कि आपने लाजमी क्रिएट करना है वो है HTML। इसके अंदर आपको दो टैग मिलेंगे, एक स्टार्टिंग
एक क्लोजिंग। स्टार्टिंग टैग की रिप्रेजेंटेशन ये है कि उसके अंदर आपको स्लैश नहीं मिलेगा, और क्लोजिंग टैग की रिप्रेजेंटेशन ये है कि उसको अंदर आपको स्लैश मिलेगा। एचटीएमएल के टैग्स का सिंटैक्स ये है, उसके अंदर आपको एंगल ब्रैकेट के अंदर उसका नाम लिखना है। जो भी टैग होगा उसके एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के अंदर जो है उस टैग का नाम होगा। यानी कि एचटीएमएल है, बॉडी टैग हम क्रिएट कर रहे हैं तो बॉडी होगा, H1 टैग है तो H1 होगा, और पैराग्राफ टैग है तो पैराग्राफ होगा, P होगा। और इसका जो क्लोजिंग टैग होगा उसमें भी स्लैश के बाद हम वही नेम लिखेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा है। तो ये आपने लाजमी यानी कि प्रैक्टिस को फॉलो करना है। तो ये दो चीजें हैं जो कि आपने नोट रखनी है कि पेरेंट टैग लाजमी होगा, और जो टैग के नेम्स हैं वो आपके एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में आएंगे। तो हमारा HTML फाइल के अंदर सबसे पहला जो पेरेंट टैग होता है वो होता है HTML, जो कि तमाम टैग्स को होल्ड करके रखता है। तो इसके अंदर जो सब टैग्स होते हैं वो दो होते हैं, एक आपके पास होता है हेड टैग, और एक आपके पास होता है बॉडी। क्योंकि HTML के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट के साथ डील कर रहे हैं, तो हर डॉक्यूमेंट का एक हेडर होता है, एक बॉडी होती है। तो जो भी हम बैकग्राउंड प्रोसेस के लिए या हेडर के लिए कुछ लिख रहे होंगे, जहां पे हमारे पास सिर्फ बॉडी उस डॉक्यूमेंट की टाइप बता रहे होंगे, तो वो कंटेंट हमारा हेडर के अंदर आएगा। और जो भी हम बॉडी के अंदर डिस्प्ले करवा रहे हैं, यानी कि जो भी वाइट एरिया में शो होना है वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, और जो भी हमारा हेडर के अंदर शो होना है वो हमारा बैकग्राउंड में होगा, या फिर हमारा टाइटल में शो हो रहा होगा, यानी कि या एसईओ में शो हो रहा होगा। टाइटल जैसे डॉक्यूमेंट है फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट जो है 127.0.01 और ये एड्रेस शो हो रहा है बेसिकली। तो अगर टाइटल कुछ भी नहीं लिखा हुआ हेडिंग के अंदर, अगर आप चाहते हो टाइटल देना, तो मैंने यहाँ पे टाइटल टैग क्रिएट किया। अब इस टाइटल टैग के दरमियान जो है मैं अपना कंटेंट लिखूंगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डेमो HTML। तो जैसे मैंने ये सेव किया, तो आप ब्राउजर में देखोगे, रिफ्रेश करने के बाद आपको वो एड्रेस की बजाय यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है। तो आप जो भी वेबसाइट इंटरनेट पे ओपन करते हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे दराज ओपन करें, तो आप देख सकते हो इसका एक टाइटल है यहाँ पे होम पेज। इसके अलावा अगर मैं हम ये प्रोडक्ट ओपन करें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है। जैसे जैसे पेज चेंज होगा वैसे वैसे टाइटल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है हर HTML पेज के अंदर हमें टाइटल देना लाजमी होगा। लाजमी तो नहीं है, लेकिन अगर आप देते हो तो इससे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है यूजर को कि ये पेज किस टाइप का है, और ब्राउजर को भी अंडरस्टैंड करने में हेल्प होता है, और इससे आपकी एसईओ भी बेहतर होती है। यानी कि ये आपकी एसईओ के अंदर यानी कि प्रैक्टिसेस में आता है, ताकि आपकी वेबसाइट जो है अच्छा परफॉर्म करे और अच्छे रैंक पर आए। तो ये यानी कि आप इस तरह इसको यूज कर सकते हो। तो डेमो एचटीएमएल यानी कि आपका हेडिंग के अंदर आएगा, ताकि ये आपका जो वेबसाइट की एसईओ में हेल्प करे। और बॉडी के अंदर जो भी हमारा वाइट एरिया, फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग लिखना चाहता हूँ, तो मैं बॉडी के अंदर यानी कि जो बॉडी पेरेंट टैग है उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 1। यानी कि सबसे बड़ी हेडिंग है हमारे पास हेडिंग 1। 6 टाइप की हेडिंग होती हैं हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक। तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास वाइट एरिया के ऊपर कंटेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो भी हम लिखने वाले हैं, बॉडी टैग के अंदर जो भी हम लिखने वाले हैं, वो हमारा किस में आने वाला है, वाइट एरिया के ऊपर आने वाला है। यानी कि वाइट एरिया जो हमारा होगा वो टोटल बॉडी होगा, जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे वो हमारा उस वाइट एरिया पे आ जाएगा जिस भी हम प्लेसमेंट में लिखना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट साइजेस के हेडिंग टैग्स हैं। तो अगर हम डिस्कस करें, तो यहाँ पे मैं इसको 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमें नंबर वाइज कर लेते हैं इसको 3 4 5 6। तो हेडिंग्स होते हैं साइजेस पे डिपेंड करती हैं। तो H1 जो होगा आपके पास सबसे बड़ा साइज है, उसके बाद आपके पास H2 है, उसके बाद आपके पास H3 है, उसके बाद आपके पास H4 है, H5 और H6 जो आपके पास सबसे छोटा साइज है। तो इसके बाद आपके पास बाय डिफॉल्ट टैग नहीं है,
अगर आप कोई कस्टम साइज़ देना चाहते हैं तो वो हम दे सकते हैं, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट साइज़ेज़ हैं इसके। और इसके बाद आपके पास आता है पैराग्राफ, पी टैग। तो बेसिकली पी टैग आपका पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। तो इसका साइज़ जो है वो आप देख सकते हो थोड़ा-सा डिफरेंट है। अ, थोड़ा-सा डिफरेंट है, लेकिन ये आप देख सकते हो ये लाइटर वर्ज़न के अंदर है, ये थोड़े से बोल्ड है, तो इसमें थोड़ी-सी थिकनेस भी है, तो आप ये नोट कर सकते हो। तो ये चीज़ें यानी कि हमारे पास एचटीएमएल है। अच्छा, अब हम ये हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 लिखते क्यों? इसका यूज़ केस क्या है? तो ये बेसिकली आपके पास एसईओ में ज़्यादातर यूज़ होता है, यानी कि एसईओ की प्रैक्टिसेज़ है। यानी कि एचटीएमएल का जो कोड है, जो एचटीएमएल की लैंग्वेज है, ये एसईओ फ्रेंडली है। इसमें आपके ब्राउज़र को या जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है आपका, वो अंडरस्टैंड करता है कि आपकी वेबसाइट में रैंकिंग कितनी है, डिफरेंट एनालिटिक्स पैरामीटर्स जो हैं वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हैं। आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस चेक की जाती है, ताकि अगर कोई वेबसाइट ज़्यादा अच्छा है, उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा अच्छी है, तो उसको ग्रो करने में ब्राउज़र हेल्प करता है आपका, यानी कि इंटरनेट प्रोवाइडर जो है या सर्च इंजन जो है, वो हेल्प करता है उसको ग्रो करने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो और उस वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे पास कस्टमर आ सके। तो ये प्रैक्टिस जो हैं वो उस पे डिपेंड करती हैं, और ये जितने भी टैग्स हैं, ये इसी बेसिस पे डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि आप अपना जो वेबसाइट को अच्छे से स्ट्रक्चराइज़ कर पाओ और आपकी एसईओ जो है वो बेहतर हो सके। अब हम ये स्टडी करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के टैग्स होते हैं और कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे टैग का जो है स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लाज़मी होते हैं। यानी कि एक स्टार्टिंग टैग होगा और उसका क्लोजिंग टैग होगा, और जो हमने कंटेंट लिखना है उसके दरमियान में लिखना है। ठीक है? लेकिन एचटीएमएल के अंदर कुछ ऐसे टैग्स भी हैं जिनका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग नहीं है, वो सिंगल टैग ही हैं। जैसे कि अगर हम इमेज ऐड करना चाहते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। ये आपका ये कंप्लीट टैग सिर्फ़ इतना ही है। HTML5 के अंदर अगर हम रिएक्ट की प्रैक्टिस करें, तो आपको एक स्लैश लगाना ज़रूरी है। तो आप ये अपना एज़ अ प्रैक्टिस के तौर पे एडिशनल चीज़ लगा सकते हो। अगर वैसे कोई हार्ड एंड रूल नहीं है HTML के अंदर, लेकिन आगे हम रिएक्ट पढ़ने वाले हैं, या एक JSX पढ़ने वाले हैं, एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमें ज़रूरत आएगी। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस रखते हो, तो आपको ये ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लाज़मी है कि क्लास टैग को क्लोज़ करना, जिनके क्लोजिंग टैग नहीं है। तो ये जो स्लैश है, ये रिप्रेज़ेंट करता है क्लोजिंग टैग को। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल ब्रैकेट है, ये स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, इसके बाद इसका कंटेंट नहीं है। तो ये जो इमेज होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से सोर्स कॉपी करूँ, एट्रीब्यूट में लिख रहा हूँ, तो हम यहाँ से एक इमेज कॉपी करते हैं, तो मैं इमेज का एड्रेस कॉपी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जैसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक इमेज शो हो रही है। ठीक है? तो अब इस टैग का जो है, इस टाइप के कुछ ऐसे टैग्स हैं, लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड टैग्स हैं, जिनका स्टार्टिंग टैग तो है लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं है, वो खुद ही क्लोज हो जाते हैं। ठीक है? लेकिन बहुत ज़्यादा टैग्स ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग भी है और क्लोजिंग भी है। तो आपने ये 2 मेजर कैटेगरीज़ हैं बस। इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है। बाकी फिर आपका यूज़ केस है कि कौन-सा टैग किस काम के लिए यूज़ है। जैसे हमने हेडिंग टैग पढ़ा, अभी वो हेडिंग जन क्रिएट करने के लिए होता है, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल होता है। और एक पैराग्राफ टैग होता है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ़ॉन्ट साइज़ अवेलेबल है। तो ये बेसिकली साइज़ है, इसका एक्चुअल साइज़ है, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा ज़ूम किया होता आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये बेसिकली आपका प्रॉपर पेज है। तो हर टैग का अपना-अपना पर्पज़ है। जैसे हमने आईएमजी लिखा, इसका मतलब है इमेज टैग। आपने फुल नेम नहीं लिखना। तो जो स्पेसिफिक उसका नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आईएमजी इमेज कंप्लीट लिखते हैं, तो आप देखोगे, ये मैं रिफ्रेश करता हूँ। वैसे वर्किंग तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये प्रॉपर टैग वर्क कर रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर उसने आईएमजी लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रॉपर फुल नेम पे भी काम कर रहा है।
तो ये छोटे-मोटे ग्लिचेस होते हैं तो HTML के अंदर, क्योंकि HTML कोई हार्ड कोडेड लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल सिंपल प्लेन लैंग्वेज है। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। इवन कि अगर आप कैपिटल लेटर में भी लिख देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल टैग को जो है आप कैपिटल लेटर में लिख दो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि आपकी वर्किंग सेम रहेगी। इवन कि आप H1 कैपिटल में लिख रहे हो, एक क्लोज स्मॉल में लिख रहे हो, तो आप देख सकते हो आपकी वर्किंग बिल्कुल सेम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस होती हैं बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं, उनका सिंटेक्स बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो ये है। अगर हम इसको इमेजेस कर देते हैं तो अब ट्राई करके देखते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये अब प्रॉब्लम कर रहा है। अब रिफ्रेश करने पे हमें इमेज शो नहीं हो रही। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें अब इमेज शो नहीं हो रही, तो उसको अब टैग अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। तो ब्राउज़र जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है, वो चीज़ों को समझने भी लगा है। तो इस वजह से कुछ एडवांसमेंट आ चुकी होगी, जो कि अभी मैंने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो IMG है, और मोस्टली आप यही यूज़ करोगे। तो आपने प्रैक्टिस के लिए तो यही यूज़ करना। तो ओरिजिनल जो टैग है हमारे पास वो IMG है, तो आपने यही यूज़ करना। अब हम जो है अब हमने यहाँ तक तो अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे वन बाय वन टैग, हमारे पास टैग कौन-कौन से हैं और उसका यूज़ केस क्या है। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि हमारे पास जितने भी टैग्स होते हैं वो पेरेंट एंड चिल्ड्रन फॉर्मेशन के अंदर होते हैं, यानी कि HTML हमारा पेरेंट है, उसके बाद हमारे पास हेडिंग एक चिल्ड्रन है और उसका सिबलिंग जो है बॉडी है। इसी तरह जो हमारे पास बॉडी के अंदर चिल्ड्रन हैं वो आप देख सकते हो ये तमाम सिबलिंग्स हैं। तो हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक स्पैन बनाता हूँ, तो स्पैन बनाता हूँ। अब इस स्पैन टैग के अंदर अगर हम कोई भी डाटा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम स्पैन, तो अगर इसको हम सेव करें और ब्राउज़र में अपना प्रीव्यू करें, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे वो डाटा मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि पेरेंट जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है स्पैन टैग को प्रोवाइड करता है। अगर हमने यही डाटा स्पैन के अलावा लिखा होता आई एम सेकंड स्पैन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक और स्पैन टैग आ चुका है। तो इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, लेकिन ये लाइन फिल कर रहा है और यहाँ पे लाइन फिल नहीं हो रही। तो इसके बारे में डीप डाउन करेंगे। ब्लॉक स्टाइल बेसिकली इसको बोला जाता है, और ब्लॉक स्टाइल और इन लाइन स्टाइल, तो इसके बारे में हम डीप डाउन करेंगे बाद में। लेकिन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है ना वो पेरेंट की अवेल कर रहा है और साथ साथ अपनी प्रॉपर्टीज भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने हेडिंग बना दिया उसको या कुछ और कर दिया, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज के साथ साथ पेरेंट की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट कर रहा है। तो ये दो तीन मेजर कैटेगरीज हैं, और HTML को सीखना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। और इसको आप प्रैक्टिस से एक दो दिन की प्रैक्टिस से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। सिंपल है, बस आपने टैग यूज़ करने हैं। हर काम करने के लिए आपके पास एक टैग अवेलेबल होता है। और जनरली जो है हम मैक्सिमम वेबसाइट बनाने के अंदर जो है ना मैक्सिमम मैक्सिमम 15 टैग यूज़ करते हैं, जिसमें आपको मैं काउंट करके बता सकता हूँ। HTML बॉडी और हेड टैग के अलावा जो है आप यूज़ करते हो स्क्रिप्ट लिंक टैग यूज़ करते हो, CSS को लिंक करने के लिए स्क्रिप्ट आप यूज़ करते हो, जावास्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए इमेज टैग यूज़ होता है, एंकर टैग यूज़ होता है दो फाइल को लिंक करने के लिए, हेडिंग टैग होते हैं, पैराग्राफ टैग होते हैं, स्पैन आप यूज़ करते हो, डिव यूज़ करते हो कंटेनर बनाने के लिए, टेबल यूज़ करते हो, इनपुट टैग यूज़ करते हो, फॉर्म टैग यूज़ करते हो, सिलेक्ट टैग यूज़ करते हो। तो ये राउंड अबाउट जो 15 टैग बनते हैं, जो कि आपका 90% ऑफ वेबसाइट जो है बना के दे देगा आपको। बाकी जो वेब जितने भी टैग्स हैं वो आप जनरली बस यूज़ करते हो, ऐसे उसमें कोई ज़्यादा वर्किंग नहीं। स्पेशल केसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई स्पेशल एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करनी होती है। बाकी जो हमारे पास है 15 टैग ही मैक्सिमम यूज होते हैं। आप 15 टैग को अच्छे से समझ जाओगे तो बाकी टैग आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, और जब आपको जरूरत होगी तो आप उन टैग को यूज कर सकते हो इजीली। तो वो आपका यानी कि आपकी कंप्लीट वेबसाइट जो है वो 90% जो है आपकी वेबसाइट 15 टैग से कंप्लीट हो जाएगी। अब हम वन बाय वन जो है ना अपने टैग्स क्रिएट करते हैं, उनका यूज केस समझते हैं वो क्या 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 है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो टैग्स के बारे में है, क्योंकि हमने वन बाय वन टैग्स को अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास है कि हम टैग्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला टैग है वो है डॉग टाइप HTML। अगर हम टैग की बात करें तो सबसे पहला टैग है हमारे पास डॉग टाइप HTML। ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, यानी कि जो हमारे अगर HTML डॉक्यूमेंट है
उसकी सबसे टॉप पर लिखा जाता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके HTML के वर्जन को। अगर हम बात करें तो इस टाइम तक हमारे पास टोटल 5 वर्जन अवेलेबल हैं। सबसे मॉडर्न जो हमारे पास है वो HTML5 का वर्जन है। तो इसको हम यूज़ करते हैं HTML5 के लिए, ताकि हमारे ब्राउज़र जो है अंडरस्टैंड कर पाए कि हमारे जो कोड है उसके अंदर HTML का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो इसमें ये आपका यानी कि SEO में हेल्प करेगा और आपको ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा कि भाई आपकी HTML जो है वो किस फाइल टाइप की है, उसमें टैग कौन कौन से हैं, उसमें एडिशनल फीचर कौन से ऐड करने, क्योंकि आपका जो HTML है वो ब्राउज़र के अंदर ही रन होती है। तो ब्राउज़र को अंडरस्टैंड करने के लिए, फ़ाइल को बेहतर अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम अपना फ़ाइल का HTML कोड का वर्ज़न बताते हैं भी किस वर्ज़न में चल रहा है। तो ये मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी ऐसे तो नहीं होता, लेकिन अगर आप अच्छी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आप ब्राउज़र को बता सकते हो कि आपका पास HTML का कौन-सा वर्ज़न यूज़ करें। आपकी वेबसाइट जो है वो न्यू है या फिर आपका वेबसाइट जो है पुरानी है, ओल्ड आपने कोड लिखा हुआ है उसके अंदर। तो आप ये टैग यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क्स यानी कि यूज़ करना, साइन यूज़ करना होगा। उसके बाद कैपिटल में डॉक टाइप लिखोगे और HTML लिखोगे। तो ये हमारे पास जो वर्जन अवेलेबल है, ये HTML5 के अंदर अवेलेबल है। तो हम इसको अपने डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप पर लिखते हैं, यानी कि HTML की जो डॉक्यूमेंट है, HTML की जो फाइल होती है उसके सबसे टॉप पर लिखते हैं, और ये आपको हर HTML के कोड के अंदर मिलेगा। जो भी आप कहीं से भी आप लर्न कर रहे हो, कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हो, किसी और डेवलपर का कोड देखोगे, तो उसका जो HTML कोड होगा उसके सबसे टॉप पर यानी कि सबसे फर्स्ट लाइन जो होगी वो इसी पे लिखा होगा, यानी कि इसी पे लिखी हुई होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो हमारा पेरेंट टैग, मैंने आपको पहले बताया HTML टैग है, यानी कि जो HTML वर्जन 1 से चल रहा है, तो ये हमारा पेरेंट टैग है। तो HTML का मतलब ये है कि हमारे पास ये पेरेंट टैग है, और तमाम टैग जो होंगे ये इनके इसके चिल्ड्रन होंगे। यानी कि अगर आप देखो तो मैंने अगर इसको रैप किया है, ये एरो बेसिकली रैप करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने इसको रैप किया तो आप देख सकते हो ये HTML टैग ही है, उसके अलावा हमारे पास कोई और पेरेंट टैग अवेलेबल नहीं है। तो ये टैग हमारा यूज़ हो रहा है। तो ये जो लैंग हमने यूज़ किया, बेसिकली इसको एट्रीब्यूट बोला जाता है। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट है, ये लैंग्वेज इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे जो HTML के अंदर जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो इंग्लिश है या आप फ्रेंच है, अगर कोई भी आप बताना चाहिए। तो ये SEO फ्रेंडली होता है ये, तो SEO के लिए यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हम एट्रीब्यूट के बारे में थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टैग्स के बारे में स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास हेडिंग टैग होता है। हेडिंग टैग मैंने आपको पहले भी बताया कि हेडिंग टैग के अंदर आपके पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, यानी कि जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए आता है, या फिर आपने फाइल लिंक करनी होती है, या फिर आपने SEO रिलेटेड कुछ मटेरियल ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हेडिंग टैग के अंदर आता है टाइटल, यानी कि आपकी वेब पेज का जो आप पेज बना रहे हो, यानी कि डॉक्यूमेंट पेज बन रहा है आपका, उसका टाइटल क्या है। उसके बाद उसका मेटा डेटा आता है, तो उसके लिए हम मेटा टैग यूज़ करते हैं। तो मेटा टैग भी हमारे पास जो है सिंगल टैग्स होते हैं, इनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो इसमें हम डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, जैसे चार सेट है। UTF-8 बेसिकली हमारे पास इनकोडिंग और डिकोडिंग की फॉर्मेशन होती है, कि जब कंप्यूटर की ज़ुबान में हम उसको इनकोड और डिकोड कर रहे होते हैं, तो 8 के सेट के अंदर हो, यानी कि हमारा वो डाटा इनकोड हो रहा होता है या डिकोड हो, यानी कि कंप्यूटर उसको रीड कर रहा होता है और या स्टोर कर रहा होता है। तो वो 8 के सेट के ऊपर यानी कि वो कर रहा होता है। तो ये इसके बारे में आप CSK और IT में पढ़ सकते हो। बाकी इसमें डीप डाउन हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम बैकएंड वगैरह कर रहे होंगे, तब हम यानी कि इसको डीप डाउन करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेटा है, मेटा डिस्क्रिप्शन है। जैसे आप यहाँ पे मेटा टैग के अंदर आपको एक और मिलता है एट्रीब्यूट, जिसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं और कंटेंट बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन बेसिकली बोला जाता है, ये यूज करते हैं जैसे कि अगर हम कोई वेबसाइट ओपन करें, हम ओपन करते हैं, सर्च करते हैं बल्कि न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब हमने ये क्यूरी लिखी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक शो हो रहे हैं, जैसे कि वेबसाइट का नाम, उसका URL, और यहाँ पे एक टाइटल शो हो रहा है और ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। तो ये बेसिकली वो मेटा टैग्स हैं जो कि हमने अपनी वेबसाइट में ऐड किए हुए हैं। और सर्च इंजन जो होता है, जैसे कि गूगल है एक, ये हमारे पास सर्च इंजन है। इसके अलावा आपके पास और भी सर्च इंजन है, गूगल है, बादू है, और माइक्रोसॉफ्ट का भी है। और इसके अलावा जो है डकटक है, याहू भी बहुत पुराना एक सर्च इंजन है। तो ये डिफरेंट सर्च इंजन है जो कि आपको डिफरेंट वेबसाइट सर्च करके देते हैं। तो ये उनके लिए हेल्प करने में मदद करता है, जब भी हम कोई
क्यूरी लिखते हैं सर्च के पर, तो उसके रिलेटेड वो अपने डेटाबेस में चेक करता है भी कितनी वेबसाइट अवेलेबल है जिनके ऊपर यानी कि इसके रिलेटेड जिनके डाटा अवेलेबल, वो तमाम वेबसाइट को रीड करते हैं। वो बेसिकली कंप्लीट वेबसाइट को रीड नहीं कर रहा होता, वो सबसे पहले जो है उनके मेटा डेटा को रीड करते हैं। रीड करने के बाद अपने डेटाबेस में स्टोर करते हैं। जैसे जैसे जो यूज़र है वो क्यूरी करना स्टार्ट करता है, तो उसके बाद फिर वेबसाइट के ऊपर का कंटेंट जो होता है वो रीड करता है, उसमें अपना पूरा एल्गोरिथम बनाता है उसकी बेस के ऊपर। फिर इससे हमें जो है जल्द से जल्द जो है ना बेस्ट रिजल्ट निकाल के वो देते हैं, ताकि यूज़र को जो है वो अच्छी वेबसाइट मिल सके, ताकि उसको प्रीव्यू कर सके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। तो ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन जो है ये हम इन मेटा टैग के थ्रू यानी कि ऐड ऑन करते हैं, यानी कि डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, ऑथर है, तो ये तमाम चीज़ें यानी कि हम इधर ऐड करते हैं। यानी कि इसको बताते हैं नेम कौन सा, डिस्क्रिप्शन, तो कंटेंट में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो जो जो हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो हमारे पास सर्च में आना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आप टैग्स ऐड कर सकते हो, डिफरेंट कीवर्ड्स आपने सुना होगा कभी, कीवर्ड से आपकी वेबसाइट जो है अच्छी होती है, तो आप अपने वेबसाइट के ऊपर जो अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लगा सकते हो, जैसे कि 2024 के लिए एचटीएमएल है, वेबसाइट है, कुछ भी आप इस तरह के अच्छे कीवर्ड जो हैं जो आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग हो, वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने कोई भी फाइल लिंक करनी है तो हम लिंक टैग यूज करते हैं, जो कि हमारे पास सीएसएस की फाइल को लिंक करने के लिए यूज होता है। तो ये भी हमारे पास सिंगल टैग ही है, इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज होते हैं। तो एट्रीब्यूट के बारे में डीप बाद में पढ़ने वाले हैं, तो अभी आप इसको ये समझ लें कि एट्रीब्यूट जो होते हैं वो टैग की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज को यानी कि डिफाइन करते हैं कि वो टैग किस लिए यूज किया जा रहा है। तो इसके साथ साथ जो हमारे पास स्टाइल टैग आता है, अगर आप यहीं पे स्टाइलिंग करना चाहते हैं, सीएसएस लिखने चाहते हैं, स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग भी आप इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हो जावास्क्रिप्ट आपकी लोड हो, तो आप हेडिंग के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग लिख सकते हो, अदरवाइज आप बॉडी के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हो, दोनों जगह आप यूज कर सकते हो। इवन कि आप लिंक टैग भी यूज कर सकते हो। एचटीएमएल के अंदर कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, बस एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप हेडिंग टैग के अंदर यूज करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप बॉडी में यूज कर रहे हो तो फिर आपकी रिकमेंडेशन है कि आप किस पर्पज के लिए यूज करो। तो अगर आपने कोड, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोड हमारा कंपाइल होता है, तो वो कंपाइलर जो है वो समझता है उसको कि किन कौन सी लाइन पे क्या लिखा है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग यानी कि वो अपना कोड जो है अंडरस्टैंड कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास बॉडी टैग है। तो बॉडी टैग मैंने आपको बता दिया, जो हमारे वेब पेज के ऊपर व्हाइट एरिया होता है सारा, वो बॉडी टैग होता है। तो इसमें हमारे पास एक हेडर टैग है। अच्छा, हेडर टैग जो है ना, एक हमारे पास कैटेगरी का टैग है, यानी कि समझो कैटेगरी है, इसकी कोई स्पेशल स्पेशल कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन हम इसलिए यूज करते हैं ताकि यूजर को आइडिया रहे कि भाई हमारा अगर हेडर हमने बनाना है, तो हम अगर हेडर टैग यूज करेंगे तो हमें आइडिया रहेगा कि ये हमारा हेडर है। तो इसमें कोई स्पेशल फीचर्स नहीं है, जैसे कि नेविगेशन है उसमें भी कोई स्पेशल फीचर नहीं है, मेन में भी स्पेशल फीचर नहीं है, सेक्शन के अंदर भी स्पेशल कोई फीचर नहीं है, आर्टिकल के अंदर है। तो ये टैग जो है ना, ज्यादातर जो है ना वो एसईओ फ्रेंडली होते हैं। तो ये एसईओ के लिए और यूजर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो इसके अलावा जो आपके पास हेडिंग टैग्स होते हैं, तो हमने ये पढ़ लिए। हेडिंग्स को जनरेट करने के लिए पैराग्राफ है, ब्लैक कोट है, तो इनको हम अभी तो मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो बाद में मैं इसको वन बाय वन जो है ना यूज करके दिखाऊंगा, जो कि हम प्रोजेक्ट में करने वाले हैं। तो ब्लैक कोट है, और क्यू है, प्री है, और कोड है। ये सारे जितने भी टैग हैं, तो आपको डिव टैग हो गया, हम डिव टैग भी यूज़ करते हैं, स्पैन यूज़ करते हैं, एंकर टैग यूज़ करते हैं लिंक करने के लिए, इमेज टैग यूज़ करते हैं, फिगर हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, और फिर कैप्शन है, कैप्शन हम अगर हमने ऐड करना है, तो यानी कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम कैप्शन लगाना चाहते हैं कि ये इसमें बताना चाहते हैं भी ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इसके ये कंटेंट इसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमारे पास लिस्ट टैग्स होते हैं, जिसमें अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, और जो हमारे पास डीएल है, अ, ये- तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन टाइटल है। तो ये बेसिकली हमारे पास लिस्ट के टैग्स हैं। इसके अलावा हमारे पास टेबल है, अगर आप टेबल जनरेट करना चाहते हैं टेबल बना सकते हैं। कैप्शन है, टी बॉडी, यानी कि ये सारे टेबल के टैग्स हैं। तो रोज हैं, हेडिंग है, सेल है, और कॉलम है, कॉलम ग्रुप है। फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्म्स के टैग आ जाते हैं। तो ये फॉर्म्स के रिलेटेड जितने भी टैग हैं, तो हम इनको वन बाय वन इन सब कैटेगरीज को वन बाय वन यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पास मीडिया के टैग्स अवेलेबल हैं, और लिंकिंग के टैग हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कंटेंट के आई फ्रेम है, ऑब्जेक्ट है, एम्बेड है। कैनवस हमारे पास डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, एसवीजी हमारे पास वेक्टर ग्राफिक के लिए यूज होता है, सर्कल हमारे शेप के लिए है, रिएक्ट भी शेप के लिए है, लाइन है, पाथ है, पॉलीलाइन है,
तो ये तमाम जो टैग हमारे पास इस तरह यूज़ हो रहे हैं। तो ऑलमोस्ट ये 100 के करीब टैग्स मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किए हुए हैं। तो इनके बारे में मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ पे ये तमाम चीज़ें होंगी। और नेक्स्ट जो है ना, हम इन सब टैग्स को यूज़ करते हुए और इनके एट्रीब्यूट को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हुए कि इनमें क्या क्या हम यूज़ करने वाले हैं, तो वो हम एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट बना के उसको समझते हैं। तो उसमें हम तमाम चीज़ें कवर अप कर लेंगे। ओके, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली ये होगा कि हम एक वेबसाइट भी बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो CSS के अंदर हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं? अगर आप CSS का कोड समझो कि मैं सेपरेट फाइल में बना रहा हूँ कोड, तो CSS के अंदर हर काम करने की प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी जो है वो किसी टैग के ऊपर इंप्लीमेंट करनी होती है, तो आप उसके लिए एक्सेस करते हो। आप डायरेक्टली टैग एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मैंने हेडिंग H1 लिखा और करली ब्रैकेट लगाई। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर जितना भी मैं प्रॉपर्टीज लिखूंगा CSS की, वो उस हेडिंग 1 पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन ये जो हेडिंग 1 का मतलब है कि आपके जो जिस भी HTML की फाइल के साथ इस CSS को लिंक करोगे ना, उस पेज के ऊपर जितने भी H1 टैग्स होंगे ना, उन सब पे वो CSS अप्लाई हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टैग के ऊपर इंप्लीमेंट हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आइडेंटिफायर्स। जैसे कि हमारे पास एक होता है क्लास आइडेंटिफायर, एक होता है आईडी आइडेंटिफायर। क्लास के लिए हम डॉट लगाते हैं, यानी क्लास हम डॉट लगा के उस क्लास का नाम लिखें, जैसे मैंने लिखा हेडिंग, ठीक है। तो ये मेरी क्लास थी। अब मैं वो फाइंड आउट करेगा भी हमारे पास HTML फाइल के अंदर कहाँ कहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट यूज किया, उसका नेम ये है। जहां पे भी वो नेम मिलेगा उसको, तो वो CSS की अप्लाई इम्प्लीमेंटेशन वहां पे कर देगा। अगर हम कोई आईडी यूज करें, आईडी होता है यूनिक आईडी, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट पर जितनी भी आईडी होंगी, वो उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ये 2-3 मेथड्स हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टी सिंपल है, वो हम वन बाय वन समझ लेंगे। इसके लिए सेपरेट जो है ना, हमें करने की जरूरत नहीं है। बस आपका इतना ये देख लेंगे, एक सिंटैक्स देख लें आप इसका, कि आपको कलर यूज करना है, टेक्स्ट का कलर डिफाइन करना है। तो आप कलर लिखोगे, कॉलन लगाओगे, उसके बाद वो प्रॉपर्टी लिखोगे। जैसे मैं रेड करना यूज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रेड लिखूंगा और कॉलन लगाऊंगा। न्यू प्रॉपर्टी के बाद मैं कॉलन लगाऊंगा। जब मैंने बैकग्राउंड कलर का देना है, तो अब मैं कॉलन लगा के सेमी कॉलन फिर यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ। तो जब भी न्यू प्रॉपर्टी लिखनी है आपने, उसके बाद आपने एंड करने से पहले आपने सेमी कॉलन लगाना है, और कॉलन आपने की और वैल्यू के अंदर में लगाना है। यानी कि ये आपकी प्रॉपर्टी की होगी, ये उसकी वैल्यू होगी। तो यानी कि इस तरह आपने लेके चलना है इसको। और बाकी आप जितने चाहो उतने यानी कि एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हो, और यानी कि उतने ब्रैकेट्स बना सकते हो, उतनी स्टाइलिंग दे सकते हो। तो अब CSS के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, वो भी हम साथ साथ अंडरस्टैंड करेंगे, और उसको वेबसाइट को और प्रोजेक्ट को हम प्रॉपरली बनाएंगे वहाँ। ठीक है। तो अब यानी कि हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब हम HTML और CSS और एट्रीब्यूट जो वगैरह जो भी हम यूज करने वाले हैं, उसको हम डीप डाउन हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या यूज होने वाला है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि मैं अब कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन तो आपको एक ही वीडियो में पढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करनी है ना इसकी, तो आपके पास दो रिसोर्सेज हैं। एक रिसोर्सेज आपको पास W3 स्कूल का है, जहाँ पे आपको HTML की डिटेल में मिल जाएगी, और CSS की भी डिटेल में मिल जाएगी, यानी कि रिटर्न फॉर्मेशन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आप MDN पे भी सर्च कर सकते हो। MDN HTML5 आप सर्च करोगे, तो आपके पास पहला लिंक आएगा। तो इसके ऊपर भी आपको कंप्लीट HTML के बारे में बताया जाएगा भी क्या क्या चीज़ें हैं। ये ऑफिशियल है, बिल्कुल ऑफिशियल, ये वाला भी ऑफिशियल है। और इसमें जो है ना, आपको HTML की डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाएगा, HTML हम यूज़ क्यों करते हैं, और HTML5 हमारे पास क्या है, और तो इसमें जो भी टैग यूज होने वाले रिसोर्सेज हैं। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप इजी वे में स्टडी करना चाहते हैं, तो W3 स्कूल से आप कर सकते हैं। तो अब हम जो है नेक्स्ट, हमारा टारगेट ये है कि हम एक लैंडिंग पेज बनाते हैं छोटा सा, जिसमें हम डिफरेंट HTML टैग को यूज करेंगे, और CSS की प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं। और एट्रीब्यूट्स के बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे भी कौन से टैग में कौन से एट्रीब्यूट यूज होते हैं, और किन क्या पर्पज है उनका। प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले हैं, जिसमें हम एक लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे। तो वो जो लैंडिंग पेज है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, यानी कि इसका जो फाइनल आउटपुट होगा वो इस तरह का होगा। यानी कि अगर हम इसको स्क्रॉल अप करें, तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, जैसे कि टेस्टिमोनियल सेक्शन के अंदर आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट हैं, यहाँ पे हवा इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे डिफरेंट आइकन्स के ऊपर, कलर शिफ्टिंग हो गया। तो बिल्कुल बेसिक सा है ये, जिसके अंदर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिलेगा, मल्टीपल ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगा। बटन के ऊपर अगर हम हवर करते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। और अब ये हम डिज़ाइन करने करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ CSS, जावास्क्रिप्ट, माइनर जावास्क्रिप्ट होगी। जैसे कि अगर हमने
कहीं पे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल ये, तो ये टॉगल अगर हमने इफेक्ट यूज़ करना है तो इसके लिए हम जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा यूज़ करेंगे, एक दो फंक्शन है इसके लिखेंगे। इसके अलावा 99% जो है हमारा HTML और CSS से काम हो जाएगा। इसके लिए हम ये करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे आप एक फाइल पे क्लिक करोगे, न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। न्यू विंडो जैसे ही ओपन होगी, उससे पहले हम यहाँ पे वर्क स्पेस पर आते हैं, प्रोजेक्ट्स, जो बेसिकली मेरा फोल्डर है, HTML, और यहाँ पे एक HTML लैंडिंग पेज का जो है वो हम न्यू फोल्डर बना रहे हैं, लैंडिंग हाइफन पेज। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे कोड ऐड कर दी इसका, तो इसको हम बाय नेम कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर अलाइन हो जाए। तो ये हमारे पास लैंडिंग पेज का हो चुका है। अब हमने ये ओपन करना है, तो ओपन पे क्लिक करेंगे और वर्क स्पेस, प्रोजेक्ट्स, HTML, और यहाँ पे आ गया हमारे पास लैंडिंग पेज। तो अब हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और इसका जो प्रीव्यू है वो हम बढ़ा लेंगे। तो वेलकम स्क्रीन की अभी हम ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सबसे पहले जो है एक फाइल बनाने वाले हैं index.html की। तो लाजमी नहीं है आपने फाइल का नेम इंडेक्स ही रखना है। तो जनरली क्या होता है कि जब हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो मोस्टली जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं या डिप्लॉय जिस भी सर्वर पे हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट पेज होता है ना, वो इंडेक्स के से कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है उन्होंने। तो अगर हम इंडेक्स यूज़ करते हैं तो ये आपका एक स्टैंडर्डाइज़्ड वे होगा कि आप स्टार्टिंग पेज जो है, फर्स्ट पेज जो है, उसका नाम index.html रखें, ताकि आपको बाद में बहुत सारी जगहों पे प्रॉब्लम ना हो, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, क्योंकि index.html जो है बहुत सारी जगहों पे बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर होता है नेम, तो आपको उसको चेंज नहीं करना पड़ता। तो हम फर्स्ट पेज जो है index.html रखेंगे और यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट लिखने वाले हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे HTML5 है। तो इस बॉयलर प्लेट के अंदर डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, HTML लैंग्वेज जो हमारे पास रहेगी एट्रीब्यूट की, वो अ, यहाँ पे इंग्लिश है, मेटाडेटा बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ये हम अभी नहीं डीप डाउन करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। गो लाइव सर्वर हम ओपन करेंगे। तो गो लाइव सर्वर करने के लिए आपको क्या करना है, अपने VS कोड के अंदर एक चीज़ इंस्टॉल करनी है। वो आप कहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो, वो आपने अपना पहले तो लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्ट करना है। जैसे आप इंटरनेट से कनेक्ट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ये बॉक्स शो हो रहा है, यानी कि 4 बॉक्सेस हैं, 3 इनलाइन है और 1 जो है वो सेपरेटेड है। तो ये बेसिकली इसको बोला जाता है एक्सटेंशन आइकन। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे एक्सटेंशन आइकन इनके शो होंगे, और यहाँ से आप, यानी कि मैं अगर लाइव सर्वर करूँ तो आप देख सकते हो। बल बेसिकली आपने टाइप करना, अभी मेरा लैपटॉप जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो आप टाइप करोगे लाइव सर्वर, तो आपके पास ये वाला आइकन यानी कि शो हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। रेटविक डे बेसिकली इसका नाम है, और ये लाइव सर्वर हमने इंस्टॉल करना है। तो ये जब जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे, आपके बॉटम पे, ये अभी मैंने स्टार्ट किया था, तो ये इस तरह गो लाइव जो है ना ऑप्शन शो हो जाएगा। तो जैसे आप इस गो लाइव पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपने index.html क्रिएट करने के बाद फिर आपने गो लाइव करना है। जो जैसे आप गो लाइव करोगे, तो अगर अब हम अपना लोकल होस्ट, तो ये बेसिकली वैसे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ओपन, क्योंकि वो मेरे प्राइमरी ब्राउज़र में ओपन हुआ। तो मैं चाह रहा था इसको सेकेंडरी ब्राउज़र में ओपन करना चाह रहा था, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको मैं पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली सेम पाथ है। तो ये बस अब मैंने इतना जो करना है, उसके बाद ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे कोड लाइव प्रीव्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है, जो डिज़ाइन, एक्चुअल डिज़ाइन, उसको हम देखते हैं। तो इस डिज़ाइन में सबसे पहले हमारे पास एक हीरो सेक्शन है, जिसको हम हेडर भी बोल सकते हैं। कि इसको, ये जो आपको फ्रंट शो होता है जहाँ पे नेविगेशन बार और कुछ आपको सेक्शन शो हो रहा है जहाँ पे कंटेंट वगैरह डिस्प्ले हो रहा है, इमेज डिस्प्ले हो रहा है, हाइलाइट्स वगैरह डिस्प्ले हो रही है, तो इसको बोला जाता है कि ये आपका हीरो सेक्शन है, और इसको कोडिंग की ज़बान में हेडर सेक्शन भी बोला जाता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन अवेलेबल है, और हाउ इट्स वर्क, और ये आपके पास सेक्शन आ जाएगा। उसके बाद टेस्टिमोनियल सेक्शन है,
ब्लॉग सेक्शन है और लास्ट में हमारे पास फुटर है। तो सबसे पहले जो है हम हीरो सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट सेक्शन हमारा यही है। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम अपनी डॉक्यूमेंट का इसको दोबारा क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएगा। तो टाइटल सेट करते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे इसका नेम रखने वाले हैं HTML5 हाइफन लैंडिंग पेज वेबसाइट। तो ये बेसिकली हम इसका नाम रखने वाले हैं। आप जो चाहें वो रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक लैंडिंग पेज आ चुका है। अब हमने अपना जो पहला सेक्शन है उसको डिजाइन करना स्टार्ट करना, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं। तो कमेंट अगर आपने करने हैं HTML के अंदर, तो उसके लिए आपको कमेंट बेसिकली क्या चीज होता है कि वो डेवलपर्स को बताता है कि भाई आपने इस लाइन पे कौन सा कोड लिखा है। और अगर आप 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद उस वेबसाइट को ओपन करते हो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कमेंट्स के थ्रू कि आपने कौन सी फाइल में किस सेक्शन के ऊपर क्या चीज लिखा है, कौन सा कोड लिखा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो कमेंट देने के लिए आपको एक्सक्लेमेशन साइन यूज करना पड़ेगा। तो इन के दरमियान में आपने यूज करना है हीरो सेक्शन डिजाइन। तो ये बेसिकली हमारा हीरो सेक्शन होगा। यहाँ पे हम सबसे पहले जो है एक हेडर देते हैं। तो ये हमारा हेडर टैग है। इस हेडर टैग के अंदर हम अपना बाकी का जो कोड है वो लिखने वाले हैं। तो इस प्रॉपर पूरे हेडर सेक्शन के अंदर हमारे पास नेविगेशन बार होगी और यहाँ पे ये सेक्शन होगा। तो ये दो चीजें हम डिजाइन करने वाले हैं यहाँ पे। इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं भी कैसे करेंगे और कौन कौन से टैग हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जो हेडर सेक्शन है उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करेंगे। एक हमारा होगा नेविगेशन का, एक होगा हमारा हीरो का, यानी कि जहाँ पे हम हीरो डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा नेविगेशन का है उसके लिए हम टैग यूज करते हैं, तो HTML nav। बेसिकली nav जो है वो बाय डिफॉल्ट इसमें अवेलेबल है। इससे ब्राउजर को आइडिया होगा कि आपके पास नेविगेशन बार कहाँ पे बना हुआ है। और ये स्पेसिफिक नहीं है कि आपने nav टैग यूज करना है, ये जस्ट जनरली है कि आपके SEO में हेल्प करेगा आपको। तो इस के अंदर जैसे हमने ये यूज किया, तो अब हम अपना जो डिजाइन है उसके अकॉर्डिंग चीजें बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम डिजाइन में देखें, तो हमारे पास एक यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है डिजाइन के बारे में। इसके बाद होम है, ड्रॉप डाउन है, इनर पेज है, कॉन्टेक्ट अस है और बटन है। तो हम इसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं कि एक सेक्शन हमारा लोगो का हो गया, एक कैटेगरी हमारे पास आइटम्स की होगी और एक बटन की होगी। तो इसको हम एक पेरेंट के अंदर ऐड करते हैं, यानी कि एक डिव बनाते हैं। इस डिव के अंदर हम तीन डिव बनाने वाले हैं। पहला डिव होगा हमारा लोगो का, जिसमें हम डिजाइन लिखेंगे। थर्ड डिव है हमारे पास होम, ड्रॉप डाउन, इनर पेज, कॉन्टैक्ट अस और लास्ट में हमारा डिव है फ्री टेम्पलेट्स। तो ये डिज़ाइन बेसिकली मैंने एक वेबसाइट से देखा है, तो ये उसका यूआरएल है। तो उसी का उन्होंने यहाँ पे फ्री टेम्पलेट्स के नाम से टेम्पलेट्स। ओके, तो अब अगर हम प्रीव्यू देखें, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास इसी कैटेगरी के अंदर प्रीव्यू आ चुका है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि हमने भी कोड नहीं लिखा, और जाहिर बात है। तो अब अगर हम इसको और बेहतर करें, तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम इस तरह करने वाले हैं कि ये जो है ना, इसको इस तरह नहीं लिखना। इसके अंदर बेसिकली हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये एक लिस्ट कैटेगरी के अंदर है। तो इसके लिए हम टूल यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट का, कि आपने जब मल्टीपल चिल्ड्रन क्रिएट करने हो सेम कैटेगरी के, तो तब हम यूज करते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो हम यहाँ पे पहले तो यहाँ पे कमेंट यूज करते हैं, नेविगेशन बार। तो ये बेसिकली हमारी नेविगेशन बार है। और उसमें सबसे पहला जो हमारा पास है वो है लोगो का, लोगो। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेविगेशन आइटम
और हम इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट बटन, बल्कि इसको बोलते हैं एक्शन बटन। जैसे एक टर्म है कि इसको हम कह देते हैं कि जी ये हमारा एक्शन बटन है। तो ये हमारा एक्शन बटन है। अब हमारे पास ये इस तरह यानी कि कैटेगरी डिवाइड हो चुकी है। अब अगर सबसे पहले हम वर्किंग करते हैं नेविगेशन आइटम के ऊपर, तो जो हमारा नेविगेशन आइटम है वो एक लिस्ट आइटम की तरह दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिव को हम न्यू लाइन पे ले आते हैं और इसके अंदर एक और टैग क्रिएट करते हैं अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट बेसिकली क्या होती है, उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी कि उसमें कोई नंबरिंग वगैरह आपको नहीं नजर आएगी। जस्ट अनऑर्डर रैंडम नंबर होगी, कोई भी ऊपर आ सकता है कोई भी नीचे जा सकता है, उसमें कोई नहीं। एक होता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट, तो वो दोनों हम यहाँ पे करके देखेंगे तो उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जो है हमें अनऑर्डर लिस्ट जो होता है ना एक और टैग लेती है, यानी कि इसके लिए जरूरी है कि आपको एक और टैग प्रोवाइड करो जिसको हम बोलते हैं लिस्ट आइटम। यानी कि कोई भी अनऑर्डर लिस्ट होगी या ऑर्डर लिस्ट होगी उसके पास एक और टैग होगा लिस्ट आइटम का। तो हम वन बाय वन जो है ना इस लिस्ट आइटम के अंदर अपने टैग जो है वो ऐड करते जाएंगे, जिसमें है ड्रॉप डाउन, और उसके बाद है हमारे पास इनर पेज, और उसके बाद है हमारे पास लास्ट में कॉन्टैक्टस। तो अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो अब हम जैसे प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बुलेट शो हो रहे हैं, लेकिन एक लिस्ट फॉर्मेशन में शो हो रहे हैं प्रॉपर। पहले जैसे नहीं शो हो रहे, अब हमें लिस्ट फॉर्मेशन में शो हो रहे हैं। अगर हम इसको अनऑर्डर लिस्ट से ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके लिए हमें ओ एल टैग यूज करना होता है, यूएल जो होता है अनऑर्डर के लिए, ओ एल जो होता है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पे 1 की नंबरिंग आ चुकी है, तो इसको हम कंसीडर कर सकते हैं होम जो हमारा 1 नंबर पे है, 2 जो है हमारे पास सेकंड नंबर पे है, थर्ड जो है इस तरह, यानी कि ऑर्डर लिस्टिंग हमारे पास आ चुकी है। लेकिन हमने यूज करना अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि हमने बाद में इसके जो बुलेट्स हैं वो रिमूव करने, तो उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हम इसको यूज करें, और बेनिफिट भी नहीं है। तो जब हमें चाहिए होगा, जरूरत होगी, तब हम उसको करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको पॉपअप भी शो हो रहा है कुछ के, आप हवर करने पे कुछ पॉपअप शो हो रहा है, तो ये हम बाद में जनरेट करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम सिंपल वर्किंग करते हैं, फिर उसके बाद हम इस स्पेसिफिक जो हमारा है ड्रॉप डाउन वाला, इसको हम स्पेसिफिक चेंज करेंगे। अभी फिलहाल हम इसमें वर्किंग करके प्रॉपर इसको सेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमने सेट करना है कि ये अब हॉरिजॉन्टली दिख रहा है लेकिन हमारा है वर्टिकली। अब ये ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने टैग यूज किए हैं वो बेसिकली है ब्लॉक स्टाइल। ब्लॉक स्टाइल उन टैग्स को बोला जाता है जो कि वर्टिकली हमारे पास होते हैं, यानी कि उनका जो प्लेसमेंट है वो वर्टिकली होगा। यानी कि ये जो टैग होते हैं ये प्रॉपर एक अपनी, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको करके दिखाऊं, स्टाइल जो है बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसको रेड करके दूं तो आप देखोगे ये पूरी लाइन कवर कर रहा है। यानी कि अगर मैंने एक टैग जनरेट किया, क्रिएट किया, यहाँ पे ये फुल लाइन कवर कर रहा है। अगर मैं आपको इन लाइन टैग्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे हम नेविगेशन से बाहर एक इन लाइन टैग बनाते हैं, स्पैन नाम से उसको बनाते हैं, और यहाँ पे मैंने डेटा रखा हेलो हीरो, और इसमें अगर हम स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करें और बैकग्राउंड कलर मैं दूं ग्रीन, तो आप देखोगे जितना उसका डेटा था, यानी कि जितना हमने टेक्स्ट लिखा उतना ही ग्रीन हुआ। अगर मैं इसको टेक्स्ट को बढ़ा देता हूँ, हीरो इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द वेबसाइट, तो आप देखोगे जितना जितना हमारा कंटेंट बढ़ता जाएगा बैकग्राउंड कलर भी उतनी ही कवर, यानी कि जगह को कवर करेगा। तो ये बेसिकली दो चीजों में डिफरेंस है कि ब्लॉक स्टाइल क्या होता है और इनलाइन स्टाइल क्या होता है। तो ये दो तरह के टैग्स होते हैं। डिव टैग बेसिकली हमारे पास ब्लॉक स्टाइल में आता है, नेव भी टैग भी हमारा ब्लॉक स्टाइल में आता है, हेडर टैग भी ब्लॉक स्टाइल में आता है, और ही जो हमारे पास सेक्शन टैग है वो भी ब्लॉक स्टाइल में आता है। तो बहुत स्पेसिफिक जो टैग्स हैं जो कि इनलाइन स्टाइल के अंदर आते हैं, तो इसके बारे में बताता जाऊंगा भी कौन कौन से टैग ब्लॉक स्टाइल है, कौन कौन से टैग जो है हमारे पास इनलाइन स्टाइल है। अब अगर हमने यहाँ पे ये टैग तो क्रिएट कर लिए, हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली दिखें, तो उसके लिए हमें इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करनी होगी। बेसिकली कि हम इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करेंगे ताकि ये वैसा दिखे जैसा हम चाहते हैं। तो उसके लिए हम CSS को लिंक करेंगे। अब हम CSS को लिंक करके अपनी प्रॉपर स्टाइलिंग वहां पे करने वाले हैं। CSS फाइल लिंक करने के लिए हमें सबसे पहले एक CSS की फाइल जनरेट करनी होगी। तो उसको कैसे हम जनरेट कर सकते हैं, सबसे पहले आपने न्यू फाइल आइकन पे क्लिक करना है,
और यहाँ पे उसका नाम देंगे। तो फिलहाल मैं नाम रख रहा हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। जैसे हम इस फाइल को नाम देंगे, उसके बाद हम ये करने वाले हैं कि इसको लिंक करेंगे अपनी HTML फाइल के साथ। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट देता हूँ, स्टाइल शीट्स। तो ये मैंने कमेंट दिया इसको, और यहाँ पे एक लिंक टैग यूज किया जो कि बेसिकली CSS के लिए है। इसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक आपका होता है रिलेशन, कि आप लिंक किस चीज से कर रहे हो, क्योंकि लिंक टैग जो है वो मल्टीपल चीजों के लिए यूज हो सकता है। और इसमें हमने जो एट्रीब्यूट, पहला एट्रीब्यूट यूज करना है। एट्रीब्यूट बेसिकली एक्स्ट्रा पावर होती है आपके किसी भी टैग की, यानी कि वो टैग स्पेसिफिक काम किस चीज के लिए कर रहा है। तो हम मल्टीपल टैग्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक सिंगल टैग जो है उसमें में हम एट्रीब्यूट चेंज करते हुए डिफरेंट टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तो एट्रीब्यूट आपने जो ऐड करना है वो है आपका रेल का, रिलेशन का, जिसके अंदर आपने लिखना है स्टाइल शीट। स्टाइल शीट बेसिकली हमारे पास जो CSS है उसको बोला जाता है। CSS का जो नाम है वो प्रॉपर कैस्केडियन स्टाइल शीट है। तो कैस्केडिंग जो वर्ड है उसको ओमिट करेंगे और स्टाइल शीट यहाँ पे लिखेंगे। हैरिफ का मतलब ये होता है लिंक, ठीक है। यानी कि एचरेफ जो होता है ना, एचरेफ, इसको एचरेफ भी बोलते हैं, हैरिफ भी बोला जाता है। तो अब एचरेफ का मतलब ये होता है लिंक, अभी कौन सी लोकेशन पर है, यानी कि लोकेशन कहाँ पर है उसकी। तो आपने यहाँ पे लोकेशन डिफाइन करनी, क्योंकि हमारी जो लोकेशन है वो उसी फोल्डर के अंदर है जहाँ पे हमारे पास index.html फाइल है। तो हम सेम नाम लिख देंगे उसको। तो स्टाइल डॉट सी एस एस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो आपने ये इन्वर्टेड कॉमास इक्वल का साइन तो ये आपने लास्ट में लगाना। तो अब ये हमारे पास दोनों चीजें जो हैं वो ऐड हो चुकी हैं, यानी कि हमने लिख लिया। अब हम स्टाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास नेविगेशन है उसको हम एक कंटेनर देते हैं। बेसिकली जो हमारे पास नेविगेशन है, नेविगेशन आइटम्स, क्लास नेम देंगे। तो हम ये एक और एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं। तो ये एट्रीब्यूट सब जगहों पे यानी कि सब टैग में यूज होता है। तो कुछ एट्रीब्यूट स्पेसिफिक जगहों में यूज होता है, जैसे कि रेल और एचरेफ एक दो में होता है, लेकिन रेल जो है वो ज़्यादा टैग्स में यूज नहीं होता। ये लिंक टैग के लिए स्पेसिफिक है। तो लेकिन जो क्लास है वो आपका जो है वो मल्टीपल के लिए यूज हो सकता है। तो हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे नेव आइटम्स। तो नेव आइटम्स के अंदर हम ये नेव आइटम्स करने वाले हैं। तो नेव आइटम्स के अंदर हमारे पास जो है, यहाँ पे हम लिखेंगे, हम एक कमेंट लिखते हैं। तो CSS के अंदर जो कमेंट का स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हमें स्लैश देना पड़ता है, आप डबल स्लैश यूज करोगे, बल्कि एस्ट्रिक और एस्ट्रिक क्लोज। तो ये बेसिकली आपको इस तरह यानी कि अपना कमेंट देना होगा। तो स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक फिर स्लैश, यानी कि इस तरह आप स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग यूज करोगे। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं नेविगेशन बार, और इस नेविगेशन बार के अंदर हम अपना क्लासेस देंगे नेव आइटम्स का। तो इस पूरी कमेंट के सीरीज के नीचे हम अपना नेव जो है ना वो यूज करने वाले हैं। तो नेव आइटम्स, अब नेव आइटम जो है हमने बेसिकली div को दिया है, लेकिन उसके अंदर हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है। उस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर फिर हमारे पास लिस्ट है, तो यानी कि दो तीन पैरामीटर्स नीचे हैं। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ये जो है इसके ऊपर एक ऐसी स्टाइल अप्लाई हो जिसकी मदद से हम इसको फ्लेक्स कर पाए, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टली कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे प्रॉपर वैसे देंगे, क्योंकि हमने div को दिया था नेव आइटम्स। तो यूएल, और उसके बाद हम यूएल लिखेंगे, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर, यानी कि इस तरह हम कैटेगरी करेंगे। आप यहाँ इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके साथ साथ आप एंगल ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, दोनों चीजें आप यूज कर सकते हो। आप एंगल ब्रैकेट के बगैर भी कर सकते हो, लेकिन स्पेस देना लाजमी है। नेव आइटम जो है अपने डॉट के साथ लिखनी है। डॉट रिप्रेजेंट करता है क्लास नेम को, यानी क्लास आइडेंटिफायर आपका। तो नेव आइटम जो है हमारे पास है, उसके बाद आपने सब कैटेगरी का जो आपके पास एलिमेंट है उसको हम यूएल, यानी कि यूएल को हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो जैसे हम उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए था। ओके, तो हमें रिफ्रेश करना था बेसिकली। तो अब हमने रिफ्रेश कर लिया, तो अब आप देख सकते हो ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो चुका है। अब हमारे पास एक और चैलेंज ये है कि हमने ये डॉट हटाने हैं। बेसिकली ये डॉट हमारे, आप देख सकते हो होम के ऊपर आ रहा है इधर, यानी कि ये ड्रॉप डाउन के ऊपर आ रहा है। तो अब हम ये ड्रॉप डाउन कैसे हटा सकते हैं,
क्योंकि लिस्ट जो है वो जनरली पूरी जगह यूज होगी, हमें सब जगह पे हटाना होगा, तो स्पेसिफिक जहाँ पे हमें जरूरत होगी वहां पे हमें उसको लगा यानी कि चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्लोबल यानी कि कमेंट करते हैं यहाँ पे। तो ग्लोबल कमेंट ये है हमारा ग्लोबल CSS, यानी कि ग्लोबल स्टाइल में हमारे पास जो है सबसे पहले तो बॉडी जो हमारा टैग है HTML के अंदर, ये जो बॉडी टैग है इसके ऊपर हम स्टाइल अप्लाई करवाएंगे। हम कहते हैं मार्जिन आपका जो है वो 0 होना चाहिए, पैडिंग आपके पास 0 होनी चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो अभी जैसे मैंने इसको पैडिंग 0 किया तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर वो अ, यानी कि आ चुका है। तो अगर हमने पैडिंग 0 ना किया होता तो आप देख सकते हो इसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई होता पेज के ऊपर, तो आप देख सकते हो माइनर सा जो चेंजिंग है वहाँ पे। तो हम मार्जिन 0 कर देंगे और पैडिंग 0 कर देंगे। इसके साथ साथ जो है हम एक एस्ट्रिक यूज करने वाले हैं। तो एस्ट्रिक का मतलब होता है तमाम, के तमाम टैग की जो मार्जिन पैडिंग है ना वो 0 कर दो। यानी कि जितने भी टैग्स होंगे ना उनकी बाय डिफॉल्ट उनके अंदर बिल्ट इन जो मार्जिन पैडिंग आएगा ना, तो मार्जिन पैडिंग वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बिल्ट इन मार्जिन पैडिंग है ना वो खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही हमने बिल्ट इन मार्जिन पैडिंग हटाई है तो आप देख सकते हो जितने भी टैग थे सबके यानी खत्म हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। और अब बॉडी टैग को भी हम यानी फिलहाल के लिए खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभी इसको हम बाद में यानी करेंगे। और इसके अलावा हमें जो है फॉन्ट फैमिली जो यूज करना है ना, वो फॉन्ट फैमिली हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो ये आपके पास बिल्ट इन आ रहा होगा, तो ये बिल्ट इन फॉन्ट यूज करो, मैं बाहर से कोई भी फॉन्ट नहीं यूज कर रहा। तो हम यहाँ पे तो हम सैन सैरी फॉन्ट यूज करने वाले हैं, तो ये बेसिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आप जैसे इसको और ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो अगर आप ध्यान दो तो ये एच के ऊपर जो है ना थोड़ा सा टिक है, तो आप जितने भी फॉन्ट देखोगे थोड़ा सा उनके ऊपर टिक आ रहा है। तो अब जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखोगे इनके टिक्स खत्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम सैन सेरिफ फॉन्ट यूज करें, तो जो जिनके ऊपर टिक होता है वो सैन सेरिफ और वो सेरिफ्स होते हैं। इसके साथ साथ जो है हम ये चाहते हैं कि लिस्ट आइटम जो है ना जितने भी, यानी कि स्पेसिफिक लिस्ट आइटम जो है LI टैग जो है जितने भी, उनके ऊपर से लिस्ट स्टाइल खत्म हो जाए। यानी कि लिस्ट स्टाइल का मतलब ये, इसका लिस्ट स्टाइल का ये होता है उसका नंबर जो होता है उसको बोला जाता है। तो लिस्ट स्टाइल जो है ना वो हम नन करना चाहते हैं। तो जैसे हम नन करेंगे आप देखोगे यहाँ से डॉट भी हमारे खत्म हो चुके हैं, डॉट भी अब गायब हो चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास यानी कि इस तरह यानी कि आ चुका है। और अब हमने यहाँ पे एक और क्लास देनी है जिसको हम बोलेंगे क्लास नेव, और इसको हम बोलेंगे कंटेनर। ठीक है, हमने यहाँ पे दो क्लासेस यानी कि ऐड कर दी हैं। एक हमारे पास है नेव, एक है हमारे पास है कंटेनर। तो ये हमारे पास दो क्लासेस हमने यहाँ पर ऐड ऑन कर दी हैं। तो ये अभी हम नाम लिखा है, इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, तो अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। हमने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है बेसिकली। तो स्टाइलिंग के लिए हमने दो क्लासेस जो है एडिशनल ऐड की हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ऐड किया नेव। तो जो हमारी नेव है वो हम इस अपने डॉट नेव जो है इसको विड्थ देते हैं 100%। तो आप देखोगे जैसे हम इसको विड्थ 100% देंगे, उसके साथ साथ हम इसको बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई करवाते हैं थोड़ा सा चेकआउट के लिए, कि मैं इसको बैकग्राउंड कलर हमारे पास कितना है। तो आप देखोगे ब्राउन अगर हमने कलर अप्लाई किया है तो हमारी ये फुल स्क्रीन पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी फुल स्क्रीन जो है वो कंटेन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है कंटेनर। तो कंटेनर जो है ना, हम एक ऐसी क्लास बनाने वाले हैं जो कि हमारे पास जनरली होगी, यानी ग्लोबल CSS के अंदर आएगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे, हम एक और टैग यूज करेंगे, बल्कि टैग यूज नहीं करते, हम कंटेनराइजेशन यूज करते हैं। तो हम कंटेनर यूज कर रहे हैं, कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम विड्थ देंगे सबसे पहले 100%, कि इसकी कंटेनर की विड्थ जो होनी चाहिए 100% होनी चाहिए। मार्जिन जो है हमारे पास, मार्जिन बेसिकली बोला जाता है, आप ये समझ लो कि जो एक बॉक्स है, अगर तो हम बॉक्स के बाहर वाली साइड से प्रेशर लगाएंगे, यानी कि वो जो प्रेशर है वो बॉक्स के बाहर जा रहा है तो वो मार्जिन है। अगर वो प्रेशर बॉक्स के अंदर आ रहा है
तो वो आपका पैडिंग है। तो ये दो चीज़ें हैं, इनके प्रेशर को बेसिकली बोला जाता है। तो अगर हम मार्जिन इसका लेफ्ट जो है वो ऑटो करें और मार्जिन जो है राइट जो है वो भी ऑटो कर दें, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी फिलहाल नहीं हुआ। तो पैडिंग हम इसमें लेफ्ट एंड राइट जो है 15 पिक्सल, और पैडिंग हम इसमें जो राइट है वो भी हम इसमें 15 पिक्सल यानी कि ऐड ऑन कर देंगे। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मेरे पास पैड आ चुका है इसके अकॉर्डिंग। तो ये दो हमने यानी कि यहाँ पे चीज़ें की हैं। तो इसके अलावा जो है ये हमारे पास ग्लोबल है, ये हम हर जगह कंटेनर यूज़ करने वाले हैं। जो भी हम सेक्शन बनाएंगे उसमें हम एक कंटेनर जो है ना वो ऐड ऑन करेंगे ताकि वो हमारे पास इम्प्लीमेंट हो जाए। अभी हमने कंटेनर तो बना लिया है, हमारे पास कंटेनर भी आ चुका है। अब हमने ये सेटिंग जो करनी है वो बेसिकली ये है कि इसको हॉरिजॉन्टल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस कंटेनर के अंदर एक और क्लास बनानी होगी जिसको हम बोलेंगे नेव रैपर। तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, नेव इज एज अ रैपर काम करेगा, क्योंकि हमने बाद में बनाया क्लास। तो हम यहाँ पे div बना लेंगे। div बनाने के बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, जितने भी हमने नीचे डाटा लिखा है उसको ध्यान से, यानी कि कंटेनर के अंदर जो भी हमारा डाटा था, यानी कि यहाँ तक का जो डाटा था हमारा, उसको हम यहाँ से कट करेंगे। कट करने के बाद इसको अच्छे से अलाइन करेंगे ताकि हमें आइडिया रहे। तो हमारा जो इसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। तो जैसे हम इसके अंदर पेस्ट करेंगे, इसके अंदर अंदर हम थोड़ी सी इंडेंटेशन अप्लाई करवाएंगे ताकि ये बिल्कुल एक्यूरेटली हमें नजर आए। और इसको हम नाम दे देंगे नेव हाइफन रैपर। तो ये बेसिकली हमारे पास जो होगा नेव रैपर है। इस नेव रैपर को हम फ्लेक्स देने वाले हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं डॉट नेव रैपर डिस्प्ले फ्लेक्स। तो हम जैसे इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, आप देख सकते हो हमारे पास जो है आइटम जो है डिस्प्ले फ्लेक्स हो चुके हैं। फ्लेक्स का मतलब ये है, जब हम पेरेंट को फ्लेक्स अप्लाई करते हैं ना, तो वो पेरेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता, वो बेसिकली चिल्ड्रन जो होते हैं ना उसको उनको फ्लेक्स कर देता है, वो फ्लेक्सिबल हो जाए, यानी कि वो इनहेरिट कर लेते हैं चिल्ड्रन ऑटोमेटिकली उसको। फ्लेक्स हम यूज करते हैं कि वो जो फुल विड्थ ले रहे हैं वो उतनी विड्थ ना लें, जितनी उनको चाहिए उतनी ही लें, उससे ज़्यादा ना लें। यानी कि चिल्ड्रन तो बाई डिफॉल्ट अपनी विड्थ कंप्लीट ले रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं चिल्ड्रन अपनी फुल विड्थ ना ले, जितनी हम उसको देना चाह रहे हैं उतनी ही वो उसको विड्थ लेनी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्लेक्स यूज कर रहे हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे फ्लेक्स यूज किए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट जो है लिखा हुआ है, और बैकग्राउंड भी फुल है, हमारे पास विड्थ फुल है। और यहाँ पे अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग हो और इंडेंटेशन हो, ताकि हम इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ और बटन्स वगैरह जो है वो हम क्रिएट कर पाएँ, ताकि ये दो हर चीज़ हमें ज़रा एक्यूरेटली अच्छी लगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट जो है ना इनके अंदर स्पेसिंग और वन बाय वन जो है ना चीज़ों को अलाइन करते हैं, चीज़ों को सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम जो मेजर काम करने वाले हैं वो ये है कि जो हमारा नेव रैपर है इसको हम पैडिंग देते हैं टॉप बॉटम से, ताकि ये हमें थोड़ा सा स्क्रीन, अगर हम ओरिजिनल डिज़ाइन देखें तो डिज़ाइन की बात करें आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऊपर से भी हमारे पास थोड़ी सी पैडिंग अवेलेबल है और बॉटम से भी पैडिंग अवेलेबल है, यानी कि बॉटम से भी थोड़ा नीचे है। लेकिन हमारा जो नेविगेशन है वो बॉटम टॉप के साथ ही लगा हुआ है। तो अगर हम इसको नीचे करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम नेव रैपर को बेसिकली जो हमारा कंटेनर है जिसको हमने रैप किया हुआ पूरे एलिमेंट के ऊपर, यहाँ पे हम पैडिंग अप्लाई कर रहे हैं। पैडिंग टॉप 20 पिक्सल और पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। तो हम जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो प्रॉपर हमारे पास यानी कि वो आ चुका है, जिसके अंदर हमारे पास कंप्लीट जो है वो पैडिंग वगैरह और थोड़ा सा टॉप से जो है नीचे है, इससे ज़रा हमारा जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब ये ऐसा नहीं लग रहा बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला डिज़ाइन वाला जो टेक्स्ट है हमारा, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा है, साइज में थोड़ा सा बड़ा है। तो हमें अब नेक्स्ट जो है ना इसकी सेटिंग करनी है, और बैकग्राउंड कलर अब हम हटा लेते हैं। बेसिकली जो बैकग्राउंड ब्राउन कलर है बहुत बुरा लग रहा है, तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो जैसे हमने बैकग्राउंड कलर हटाया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह वर्किंग कर रहा है। तो अब हम सबसे पहले जो है अपना डिज़ाइन वाला जो टेक्स्ट है ना इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करते हैं, बोल्ड करते हैं, और इसका कलर जो है ना ये ब्लू करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे लोगो है, इसका हमने साइज बढ़ाना है और इसमें कलर थोड़ा अप्लाई करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास कलर है डिव है जिसके अंदर हमने लोगो का जो यानी कि सेट किया हो, तो यहाँ पे हम क्लास नेम देंगे, इसको हम नाम दे रहे हैं नेव लोगो।
तो ये हमारे पास नेव लोगो होगा, इसका क्लास नेम, और ये भी हमारा नेविगेशन में आएगा। तो इस नेविगेशन के अंदर हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो नेव रैपर जहाँ पे आइटम हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ना, उस पे हम देंगे ताकि हमारा एक सीक्वेंस बना रहे। नेव लोगो, तो नेव लोगो के अंदर हम फ़ॉन्ट साइज़ देने वाले हैं कि हम इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, यानी कि जो टेक्स्ट का जो साइज़ है वो 20 पिक्सल करेंगे। तो जैसे हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ 20 करेंगे तो आप देख सकते हो साइज़ इसका बढ़ चुका है। और इसका फ़ॉन्ट वेट यानी कि थिकनेस जो है ना वो हम बढ़ाने वाले हैं। तो फ़ॉन्ट है वेट जो है ना 700 करेंगे, तो इसमें कोई पिक्सल नहीं आएगा, यानी कि 700 करेंगे। ये नंबरिंग के अंदर चलता है, यानी कि 50, 100, 200, 300, 400, मैक्सिमम 900 तक होता है वेट। तो अगर हम 100 कर देते हैं, तो अगर मैं आपको 100 करके दिखाऊं, तो आप देखो कि बिल्कुल जो है ना, ये बिल्कुल लाइटर वर्जन के अंदर आना चाहिए था, लेकिन ये आया नहीं लाइटर वर्जन के अंदर। 900 करें तो इससे तो 900 में बढ़ा है, और लेकिन 100 के अंदर वो फिर इसका प्रॉब्लम ये होगा, जो फ़ॉन्ट हम यूज़ करें उसका जो सबसे लाइटर होगा 100 पे वो यही होगा। और 700 पे जो है हमारे पास, हम देखते हैं कुछ चेंजिंग होता है। तो आप देख सकते हो 700 पे कुछ चेंज हो चुका है, तो 700 पे यानी कि इसकी इतनी थिकनेस है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें। और इसमें हम एक और चीज़ ऐड करने वाले हैं कि जब भी हम इसमें क्लिक करें, तो क्लिक करने से क्या हो कि ये पेज जो है ना रीलोड हो जाना चाहिए, यानी कि इसी पेज पे जैसे लोगो पे होता है ना, लोगो पे जब हम अक्सर क्लिक करते हैं तो वो उस रीलोड हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम एंकर टैग यूज़ करने वाले हैं, जिसको हम ए टैग भी बोलते हैं, उसको एंकर टैग भी यूज़ करते हैं। तो हम ये टेक्स्ट जो है ना उसके ए टैग से रैप कर देंगे। तो हम इसको जैसे ही रैप करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास, तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे रैप किया, तो ये जो है हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। तो रिफ्रेश कर सकते हैं हम इसको, तो ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है कि ग्लोबल सीएसएस के अंदर जो हमारे पास ए टैग होगा, उसका हमने टेक्स्ट जो डेकोरेशन है, बाजू का जो है ना ए टैग के ऊपर डेकोरेशन आ जाती है, अंडरस्कोर लाइन आ जाती है, तो वो हमने नन करनी है। और इसके ऊपर जितना भी कलर होगा, टेक्स्ट का कलर होगा, जो भी टेक्स्ट इसमें लिखा गया होगा, उसका हमने एक कोड रखना है स्पेसिफिक, ब्लू कोड। तो वो हम ब्लू कोड यहाँ पे रखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली इस ब्लू कलर के अंदर आ जाए। तो जो भी हमारे एंकर टैग होंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इस कलर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसकी हेल्प से जो है हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो अब ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, वो हमारे पास जो ये वाले ऑप्शन है, हमारे पास नैव आइटम जो है हमारे, इनको हमने सेटिंग करनी है। और इनको सेट करने के बाद हम फिर इसको सेंटर में अलाइन भी करेंगे ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए। तो अब नैव आइटम्स के बारी है, तो नैव आइटम्स के अंदर हम अपना प्रॉपर जो है उसको सेंटर लाइन करने वाले हैं और इसकी सेटिंग थोड़ी करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जितने भी हमारे नैव आइटम्स हैं उनके ऊपर एक अ, इसको हमें रैप करना होगा ताकि जो हमारा टैग है वो ऑटोमेटिकली यानी कि हमें मिल जाए। तो इसको हम होम, और इसके बाद जो है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन, और ताकि हम अगर क्लिक करें तो हमारा पेज जो है वो चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इनर पेज, कॉन्टैक्ट अस। अब ये हमारे पास आ चुका है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कहीं पे, तो यहाँ पे हमें एक एंकर टैग नहीं लगाया था। तो अब ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे सेटिंग की है, तो अब देख सकते हो ये प्रॉपर जो है ब्लू हो चुका है, क्योंकि हमने सेट किया था कि जो हमारा ए टैग होगा उसके ऊपर स्टाइल जो लगेगा वो ब्लू लगेगा। तो आप देख सकते हो जहां जहां वो ए टैग आ रहा है वो ऑटोमेटिक उसको ब्लू कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये एक स्पेसिफिक, यानी कि अगर हम ओरिजिनल डिजाइन देखें तो ये स्पेसिफिक एक होम पे ब्लू है बाकी ब्लैक है। तो अगर हम ये कैसे करेंगे, तो हम इसको ओवरराइड करेंगे। अगर हमने कहीं पे यूज किया है, तो कहीं ग्लोबली अगर हमने कहीं यूज किया है कि कोई प्रॉपर्टी यूज की है, अगर हम जब उसको स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी फिर से दोबारा से अप्लाई करवाते हैं तो वो ओवरराइड हो जाएगी। तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमने एक और काम करना है। काम ये करना है कि यहाँ पे जो हमारे पास नैव आइटम्स है,
डॉट नेव आइटम्स यूएल, बेसिकली यूएल, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम के अंदर हम टेक्स्ट और डेकोरेशन जो है वो नन करने वाले हैं, यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगी वो भी नन होगी, और जो टेक्स्ट होगा वो हमारे पास होगा लेफ्ट लेफ्ट साइड में हम टेक्स्ट अलाइन करने वाले हैं। और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट होगा नेव आइटम्स यूएल, फिर उसके बाद लिस्ट, उसके बाद फिर एंकर टैग, और इसको हम कलर देने वाले हैं ब्लैक। तो कलर ब्लैक देने के लिए आप ब्लैक लिख भी सकते हो और कोड भी टाइप कर सकते हो। बेसिकली कोड हमारे पास होता है, इसको बोला जाता है हेक्स कोड। तो 00 अगर आप टाइप करोगे, 6 डिजिट का कोड होता है मैक्सिमम, तो 2 4 to 6, तो सेम कलर यानी कि आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे टेक्स्ट कलर के ऊपर। इसके साथ साथ हम पैडिंग देंगे। पैडिंग हम टॉप देंगे 10 पिक्सल, उसके बाद पैडिंग हम बॉटम में भी 10 पिक्सल देंगे। पैडिंग जो लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे है वो 15 पिक्सल होगी, ताकि ये सेपरेट हो जाए। पैडिंग लेफ्ट 15 पिक्सल। अभी देखो हमने 4 बार यानी कि पैडिंग पैडिंग लिखा है। अगर हम इसको शॉर्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल एक बार पैडिंग लिखना है, हमने कॉलन लगाना है। अब हमारे पास हमने टॉप पर भी देनी है डिफरेंट, बॉटम पर भी डिफरेंट है, हमारे पास लेफ्ट और राइट भी डिफरेंट है, लेकिन जो टॉप बॉटम है वो सेम है, लेफ्ट राइट जो है वो सेम है, यानी कि वर्टिकली डिफरेंट है हॉरिजॉन्टली से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम वैल्यू लिखेंगे ना 10 पिक्सल, इसका मतलब होगा टॉप बॉटम, और उसके बाद अगर स्पेस देके हम फिर से लिखते हैं ना 15 पिक्सल, इसका मतलब होगा लेफ्ट राइट। तो ये आपका यानी कि आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। हमने सिंगल लाइन में वो 4 लाइन का कोड सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लिया, कोई कॉमा भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको, सिंपल बस आपने स्पेस देना। तो इसका मतलब है टॉप बॉटम, इसका मतलब है राइट लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। तो ये आपका इस तरह इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरह यानी कि वर्किंग कर रहा है। इसको हम अभी आगे सेट करते हैं कि ये जो हमारा होम है ये ब्लू होना चाहिए, बाकी जो हमारे पास हैं वो जस्ट वैसे होने चाहिए, और ये हमारे पास फ्री टेम्पलेट जो है ये इस तरफ आ जाए, और टेक्स्ट जो हमारा सेंटर में आ जाए। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं।